student, welcome in this new lecture series of Power System 1. The topic is Power Plant Factor and Load Duration Curve. So, friends, in last lecture we have already discussed about the load curve और लोड कर्व के एसोसिएटेड जो फैक्टर्स हैं हम लोगों ने उसके बारे में बात की और हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि लोड कर्व का क्या इम्पोर्टेंस है. इन जनरल लोड कर्व हमारे किसी भी पावर सिस्टम के इनिशियल फेज में, चाहे हम प्लानिंग की बात करें, ऑपरेशन या कंट्रोल रिक्वायरमेंट की बात करें, वहाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो नाउ इन टूडेज टॉपिक वी विल गो इनटू द मोर डिटेल अबाउट द सम अदर फैक्टर्स, या हम कह सकते हैं कि मैंने कहा था कि जो लोड फैक्टर्स हैं, जो फैक्टर्स हैं हमारे लोड कर्व से एसोसिएटेड, वो बेसिकली दो पार्ट में हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं. एक फैक्टर वो है जो हमारे लोड के बिहेवियर से जुड़ा हुआ है एंड द सेकेंड थिंग इज एसोसिएटेड विथ योर प्लांट. यानी एक टाइप का फैक्टर वो है जो हमारे लोड के अकॉर्डिंग, यानी लोड की प्रॉपर्टी या लोड के बिहेवियर के बारे में हमें एक्सप्लेन करता है, और दूसरा है जो वो प्लांट के से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. सो नाउ कमिंग टू द दिस टॉपिक. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट फैक्टर एंड लोड ड्यूरेशन कर्व, जब हम कहते हैं कि प्लांट फैक्टर्स क्या हैं, सो प्लांट फैक्टर मैंने पहले ही कहा कि जो जनरेटिंग स्टेशन की इन्फॉर्मेशन दे. सो सबसे पहले हमारे जो माइंडसेट में एक क्वेश्चन आता है कि प्लांट फैक्टर तो कैपेसिटी से रिलेटेड होना चाहिए. सो डेफिनेटली there is a one factor which is known as a plant capacity factor which defines the capacity of any power plant. So it is the ratio of actual energy produced to the maximum possible energy that could have produced during a given period. यानी हम कह सकते हैं कि प्लांट कैपेसिटी इज बेसिकली व्हाट, एक ऐसा फैक्टर है जो हमें ये बता सकता है कि एक प्लांट कितना मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम एनर्जी दे सकता है लोड एंड को. सो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, एज यू कैन सी हियर, द प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज बेसिकली द रेशियो ऑफ एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस, यानी जो एनर्जी उसने प्रोड्यूस की किलोवाट आवर और मेगावाट आवर, एंड द मैक्सिमम एनर्जी दैट कुड हैव प्रोड्यूस, यानी एक वो जो वो डिलीवर कर रहा है, एक वो जो वो कर सकता है. सो देयर आर टू थिंग्स. इफ यू टेक द रेशियो ऑफ the actual energy which is delivered to the consumer and the capacity of a generating station which can be possible by a generating station to deliver a consumer, अगर हम इस रेशियो की बात करें, so that represents a plant capacity factor, or it can also be rewritten as a average demand. हम actual energy produce को हमने क्या कहा था कि ये average demand into time है. बेसिकली एक टाइम पीरियड में कितना एवरेज आपने डिमांड रखा उसको हमने कहा था एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी इनटू टाइम. सो एवरेज डिमांड अपॉन द प्लांट कैपेसिटी आल्सो कैन गिव द योर प्लांट कैपेसिटी फैक्टर. सो इट दस इफ द कंसीडर पीरियड इज 1 ईयर, अगर हम इसको 1 ईयर कहें तो एनुअल किलोवाट आवर आउटपुट डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी इनटू टाइम, यानी आवर्स इन अ ईयर. यानी हम कह सकते हैं कि एनुअल प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बेसिकली वो क्वांटिटी है जो यूज़ हो रही है हमारे जनरेशन एक्सपेंशन प्लानिंग में. जब हम जनरेशन एक्सपेंशन प्लानिंग की बात करते हैं कि फ्यूचर में हमें कितना जनरेशन एक्सपेंड करना है, तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर हमारे लिए यूज़फुल होता है. नेक्स्ट हमारा है रिजर्व कैपेसिटी, जो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर से ही डिफाइंड है. यानी रिजर्व मतलब जो प्लांट कैपेसिटी है जो आप यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद जो सरप्लसेस उसके रह जा रहे हैं, यानी जो उसकी मैक्सिमम लिमिट है. सपोज एक जनरेटिंग स्टेशन है, उसकी मैक्सिमम जनरेटिंग कैपेसिटी मेगावाट, ये पावर जनरेशन कैपेसिटी है मैक्सिमम. सो इफ़ यू मल्टीप्लाइड बाय द टाइम, ठीक है, 1 ईयर, तो ये एक साल में उसके एनर्जी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होगी, लेकिन आपने क्या किया, उससे कम ही एनर्जी लिया. सो दैट्स वाई आप एक एनुअल आप निकाल सकते हो कि कितना आपने प्लांट कैपेसिटी फैक्टर यूज़ किया, और जो सरप्लस रह गया, नहीं जितनी एनर्जी वो और दे सकता था, तो उसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे रिजर्व कैपेसिटी. और रिजर्व कैपेसिटी इज़ नॉट ओनली फॉर द प्लानिंग, डेली अगर हम डेली प्लांट कैपेसिटी फैक्टर देखें तो उसमें जो रिजर्व्स होते हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड को अगर हम माइनस करें जो सिस्टम पे इम्पोज हुआ है, तो जो बच गया वो पार्ट क्या है, रिजर्व कैपेसिटी है.
और ये रिजर्व कैपेसिटी हमें काम आती है ऑपरेशन एंड कंट्रोल में। सपोज एक लोड कर्व से जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल रही है मैक्सिमम डिमांड की, इफ ड्यू बिकॉज ऑफ एनी रीजन द लोड इज मोर देन दैट वैल्यू, तो हाउ यू कुड कैटर द थिंग सिचुएशन, तो उस सिचुएशन में ये रिजर्व कैपेसिटी हमारे लिए यूज़ होती है सिस्टम के ऑपरेशनल एंड कंट्रोल के लिए। नाउ सो वी कैन से दैट the power station is to design that it has some reserve capacity for what, for which purpose, reserve capacity for meeting the increased, यानी जो increased है meeting the increased load demand in a future, जो future में increased demand आ रहा है ये reserve capacity हमें वहाँ काम आ सकती है। Therefore the installed capacity of a plant is always somewhat greater than the maximum demand। तो क्या होगा कि जो प्लांट का जो कैपेसिटी होगी, जो हमारे प्लांट की जो हमने रिजर्व रखा हो, जो भी इंस्टॉल करेंगे कैपेसिटी, वो हमेशा मैक्सिमम डिमांड से ज़्यादा रखते हैं। ये एक प्लानिंग का पार्ट है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज योर प्लांट यूज फैक्टर। अभी हमने बात की थी कि प्लांट का कैपेसिटी से रिलेटेड फैक्टर। नाउ प्लांट कितना यूज हुआ उसको हम बोलेंगे प्लांट यूज फैक्टर। सो इट इज़ अ रेशियो ऑफ किलोवाट जनरेटेड to the product of plant capacity and the number of hours for which plant is operated। यानी स्टेशन का आउटपुट जितना आपने लिया, टोटल किलोवाट आवर जो आपने लिया, और जो प्लांट की कैपेसिटी से अगर हम कितनी देर के लिए हम उसको टाइम यूज़ कर रहे हैं, इसके बेसिस पे हम निकाल सकते हैं कि प्लांट का यूज़ फैक्टर क्या था। अब अगर मैं कहूँ कि प्लांट फैक्टर का यूज़ फैक्टर हाई है, तो हम कह सकते हैं कि प्लांट को सबसे ज़्यादा हमने यूज़ किया। तो किसी भी इक्विपमेंट को, किसी भी मशीन्स को या कोई भी टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ कर रहे हैं सिस्टम के अंदर, अगर उसका यूज़ फैक्टर हाई है तो मतलब ये है कि आप उससे ज़्यादा वर्कआउट ले रहे हैं एंड इट विल बी बेनिफिशियल, यानी एक तरह का ये इकोनॉमिक ऑपरेशन है। बट इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग अ लार्ज अमाउंट फॉर जनरेटिंग द पावर बट यू आर नॉट यूटिलाइजिंग दैट पावर, यानी आप उस मशीन को, उस जनरेटिंग स्टेशन को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो आपका यूज़ फैक्टर कम होगा, यानी लॉस ऑफ इकोनॉमी भी है। तो प्लांट यूज़ फैक्टर बेसिकली आपको हिंट करता है या हेल्प करता है ये समझने में कि प्लांट कितना यूज़ हो रहा है। लोड ड्यूरेशन कर्व, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, जो लोड ड्यूरेशन कर्व है। सो लोड कर्व एंड लोड ड्यूरेशन कर्व, ये दो इंपॉर्टेंट थिंग है। लोड ड्यूरेशन कर्व इज डिफाइंड एज अ कर्व बिटवीन द लोड एंड द टाइम which is ordinates respecting the load plotted in a order of decreasing magnitude, that is with the greatest load at the left, lesser load towards the right and the lowest load at the time extreme right। लोड कर्व और लोड ड्यूरेशन कर्व का जो बेसिक डिफरेंस है उसको हम समझ लेते हैं। लोड कर्व क्या है? सिंपली टाइम के रिस्पेक्ट में हमने कहा लोड का वेरिएशन, जबकि लोड ड्यूरेशन कर्व कहता है कि आपका प्लांट किस टाइम, कितनी ड्यूरेशन के लिए ऑपरेट हुआ, दैट इज डिराइव फ्रॉम द लोड कर्व। यानी लोड कर्व से ही हम डिराइव करेंगे कि हमारा लोड ड्यूरेशन कर्व क्या होगा। अगर हम देखें तो ये प्लांट सपोज इस टाइम के लिए कुछ अलग वैल्यू पे ऑपरेट हुआ, इस टाइम के लिए अलग, इस टाइम के लिए अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग। सो हर ड्यूरेशन में कभी जनरेशन ज़्यादा है, कभी कम है, इस तरह से लोड वेरी कर रहा है। यानी हम इसका एवरेज यहाँ पर ले लें, इसका एवरेज ले लेते हैं, यहाँ एवरेज ले लेते हैं, यहाँ एवरेज और यहाँ एवरेज, कुछ एवरेज वैल्यू। सो द इट विल बी लुकिंग लाइक दिस, लाइक सो प्लांट पे जो जनरेशन लेवल है वो चेंज हो रहा है। तो लोड ड्यूरेशन कहता है कि जब हम लोड ड्यूरेशन कर्व प्लॉट करेंगे तो जो हाईएस्ट कैपेसिटी का सेक्शन है, यानी अगर हम इसकी बात करें तो इस सेक्शन को हम क्या करेंगे, अपने सबसे आप ऑर्डिनेट के साथ में, मतलब आपके वाई एक्सिस के पास में रखेंगे। नेक्स्ट जो लेवल है वो यहाँ होगा, सपोज बोथ आर सेम, तो इस ड्यूरेशन के लिए ये होगा, और ये दोनों सेम है तो इस ड्यूरेशन के लिए होगा। सो यहाँ पर जो टाइम होगा वो आवर्स में होंगे, ठीक है, यहाँ पर राइट, ये आवर्स है। यहाँ पर टाइम सीक्वेंस इज नॉट अ टाइम पैटर्न, यहाँ टाइम ड्यूरेशन है कि कितने घंटे के लिए जनरेटर पे ज़्यादा लोड था, फिर कम हुआ, फिर कम, और जो स्मॉलेस्ट है वो सबसे लास्ट में रखते हैं। सो दैट इज द इंटायर प्रोसीजर टू प्लॉटिंग अ लोड ड्यूरेशन कर्व एंड दैट इज एक्सप्लेन्ड इन द दीज 3 पॉइंट्स। तो हम आगे देखते हैं और क्लियर फॉर्म में
कि लोड ड्यूरेशन कर्व है क्या। सो बेसिकली द लोड ड्यूरेशन कर्व कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी ड्यूरेशन ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल डे और अ मंथ और अ ईयर, एंड द होल ड्यूरेशन इज टेकन एज अ 100%। सो लोड ड्यूरेशन कर्व बेसिकली क्या है, ये हमको इन्फॉर्मेशन देता है कि हमारे प्लांट के ऊपर कितने कितने टाइम पीरियड के लिए लोडिंग पैटर्न, डिफरेंट काइंड के लोड इम्पोज हुए, और उसी के बेसिस पे हम अपनी फ्यूल का अगर स्टोरेज है, रॉ मटेरियल का स्टोरेज है, मैन पावर का रिक्वायरमेंट है, तो जो हम बैकअप सिस्टम या फिर रिशेड्यूलिंग सभी कुछ करते हैं, वो सारी चीज़ें हम किस पे डिपेंड करता है, प्लांट यूज लोड ड्यूरेशन कर्व पे डिपेंड करता है। नाउ लोड ड्यूरेशन कर्व मैंने पहले ही कहा आपको कि सपोज ये हमारा एक लोड कर्व है, इस तरह से गिवन है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पीरियड में अलग लोड है, यहाँ पर लोड चेंज हो गया, यहाँ दैट टाइम लोड इज मोर देन दिस वन, देन अगेन लेस देन दिस वन, देन सो दैट वी हैव फाइंड आउट द डिफरेंट लेवल ऑफ द जनरेशन, जहाँ पर 20, 40, 50, 60 लाइकवाइज द जनरेशन लेवल। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक इन द सैंपल ऑफ अ हाईएस्ट जनरेशन कैपेसिटी जो हमारा यहाँ पर है, इस पार्ट को हमने यहाँ पर ले लिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज दिस वन, सो दैट विल बी कनेक्टेड हियर, इसका ड्यूरेशन अलग है। देन वी हैव टेकन दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट, सो इट इज कनेक्टेड हियर, एंड बिकॉज दिस पीरियड एंड दिस पीरियड, यानी मीन्स 1, 2 एंड 3, दीज आर द 3 पॉइंट्स जहाँ पर आपके लगभग यूनिफॉर्म जनरेशन है, तो हमने उसको लास्ट में यहाँ पर रख लिया। सो दैट कर्व रिप्रेजेंट द लोड ड्यूरेशन कर्व, यानी जनरेटर पे कितने कितने टाइम के लिए आपका लोडिंग पैटर्न है, इसके अकॉर्डिंग आपका बाकी अदर थिंग्स को आप मैनेज करेंगे। सो नाउ अगर हम इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम लोड कर्व करें, तो लोड कर्व गिव्स द मिनिमम लोड प्रेजेंट थ्रू आउट द टाइम, सबसे कम कितना ज़्यादा है वो पता चलेगा। साथ साथ इट ऑथराइजेज द सिलेक्शन ऑफ बेस लोड एंड पीक लोड, आगे हम बात करेंगे, ये आपको बताता है कि कितना बेस लोड है सिस्टम पे और कितना पीक लोड है। देन इट पॉइंट लोड कर्व रिप्रेजेंट द टोटल ड्यूरेशन ऑफ आर, किसी टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे कितना लोड है वो पता चल रहा है। द एरिया अंडर द लोड ड्यूरेशन का रिप्रेजेंट द एनर्जी एसोसिएटेड, यानी इस पर कितनी एनर्जी उससे आपने प्रोड्यूस की अलग अलग टाइम पे वो पता चल रहा है। देन एवरेज डिमांड ड्यूरिंग द सम स्पेसिफिक टाइम पीरियड सच एज डे और मंथ कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द लोड ड्यूरेशन कर्व, लोड ड्यूरेशन कर्व से आप ये निकाल सकते हैं। नाउ अगर हम बात करें यूनिट्स जनरेटेड पर एनम, so it is often required to find the kilowatt hour generated per annum from the maximum demand and the load factor। तो हमने पहले भी टोटल यूनिट कैलकुलेट किया था, so same factor is here known as the unit generated per annum। Now if you are talking about the plant factor and the load duration curve, अगर हम plant factor और लोड ड्यूरेशन कर्व की बात करें तो इसमें हमारा जो अगला है कि कितने टाइप के लोड हैं। सो जनरली हमारा जो लोड क्लासीफाई होता है वो 6 टाइप से डिफाइन होता है। एक हमारा डोमेस्टिक लोड है जो इसको हम आमतौर पे रेजिडेंशियल लोड बोलते हैं। देन कॉमर्शियल लोड, द लोड विच इज़ इम्पोज बाय द कॉमर्शियल सेक्शन लाइक अ मार्केट एरिया, मॉल्स, शॉपिंग सेंटर एक्सेट्रा। इंडस्ट्रियल लोड, नेम इंडिकेट द लोड विच इज़ एसोसिएटेड विद द इंडस्ट्रीज। Municipal load like school, colleges, hospitals, government buildings and etc. Irrigation, that is agricultural load, and the traction load like your railways, transportation, electric railways and metros. These are the traction load on a substation, and these are the some standard values given for the different kind of load कि अगर हमारा type of consumer residential है उस पर कितना लोड सैंक्शन हो सकता है और उसके लिए सैंक्शन डिमांड वैल्यू क्या है, डिमांड फैक्टर, that is mentioned here. Similarly for commercial, for the general power services. So ये कुछ standard demand factor की values है and I have taken it from the UPPCL database। तो UPPCL के database में जो data था मैंने वहाँ से इसको लिया है। Now next thing is your typical diversity factor is also defined, यानी अगर हम consumer variety of consumer की बात करें तो रेजिडेंशियल के लिए भी डिफाइंड है कि 3 to 4 होना चाहिए, कॉमर्शियल के लिए 1.5 हो सकता है एंड जनरल पावर सप्लाई के लिए 1.5। सिमिलरली एक ट्रांसफार्मर स्टेशन से दूसरे ट्रांसफार्मर स्टेशन का अगर हम देखें तो डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यूज़ ये हो सकती हैं। बिटवीन फीडर्स, जो पावर स्ट्रक्चर के अंदर जो फीडर्स हैं उनके बारे में बात करें तो उनके वैल्यूज़ यहाँ पर 1.2 हो सकता है एंड बिटवीन सब स्टेशन दैट इज़ 1.1। सो दीज आर द डाइवर्सिटी फैक्टर फॉर एनी
स्टैंडर्ड सिस्टम या हम एक कह सकते हैं जनरल प्रैक्टिस में पावर इंजीनियर्स इन वैल्यूज़ को प्रेफर करते हैं. नाउ इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द बेस लोड एंड द पीक लोड ऑन अ पावर स्टेशन, अगर हम सिस्टम पे बेस लोड और पीक लोड की बात करें, जो हमने पहले ही कहा था कि जो लोड ड्यूरेशन कर्व है उसकी हेल्प से हम प्लांट पे कितना बेस लोड है और कितना उसके ऊपर पीक लोड है, हम इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. तो सपोज लेट अस टेक अ वन स्नैपशॉट हियर, बट बिफोर दैट बेस लोड इज व्हाट, इट इज़ अ अनवेरिंग लोड विच अकर ऑलमोस्ट होल डे ऑन द स्टेशन. अगर कोई लोड जो वैल्यू जो पूरे थ्रू आउट द डे अवेलेबल हो, पूरे थ्रू आउट द डे जो इम्पोज हो रहा है सिस्टम के ऊपर, तो हम उसको बोलेंगे कि दीज आर द बेस लोड. लेकिन एट द सेम टाइम पीक लोड क्या है कि वो पॉइंट जो हमारे किसी प्लांट पे केवल पीक टाइम पे ही इम्पोज हो रहा है, यानी प्लांट के ऊपर जो लोड है वो कुछ एक पर्टिकुलर सर्टेन टाइम के लिए हाई हो रहा है, फिर उसके बाद वो बेस लोड की तरफ जा रहा है. तो इसमें हम जैसा कि फिगर में आप देख सकते हो कि एक हमारा सिंपल लोड कर्व है. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द 100 किलोवाट और मेगावाट, सो दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज imposed throughout the day. 100 kilowatt or megawatt value is imposed on a system throughout the day. So this can be considered as a base load. Similarly, the other points में जहाँ पर ये point हमारा क्या होगा, इसको हम कहेंगे ये peak point है. So these are the peak loads, first peak, second peak, जो हम कई peak भी बना सकते हैं. Otherwise जो maximum demand है हमारा वही हमारा peak load है, that is the highest demand on a load. Sometime in some practices what happen, because the generators are sharing the load in a power station practice, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक जनरेटर है जिस पे हमने थोड़ा ज़्यादा वैल्यू ली है, यानी 100 इज इम्पोज थ्रू आउट द डे, बट ऑलमोस्ट अगर हम इसको इस पीरियड की बात करें तो इस पे भी ऑलमोस्ट जो लोड है दैट इज़ ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट. तो हम कह सकते हैं इस एरिया को भी बेस लोड का पार्ट ले सकते हैं, बट इट इज़ जस्ट अ मीन्स पावर, ये पावर प्रैक्टिस में आपको देखना पड़ेगा कि इससे कितना इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है, यानी जो एरिया इंक्लोज हो रहा है उसमें जनरेटर की एफिशिएंसी कितनी वेरी करी. सो लॉट ऑफ द थिंग्स आर रिक्वायर्ड. सो वाइल सेलेक्टिंग द बेस लोड, जनरल क्राइटेरिया इज दिस वन कि जो आपका थ्रू आउट द डे है, बट इफ़ यू आर शेयरिंग दैट लोड विद द अदर जनरेटर और द सेम जनरेटर इज शेयरिंग सम ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ द वेरिंग लोड ऑन अ बेस लोड, तो बेस जनरेशन पे आप उसको इम्पोज कर सकते हैं. तो वो जनरेशन भी हमारा बेस जनरेशन के तौर पे यूज़ हो सकता है, बाकी रेस्ट पीक है हमारे. नाउ सो अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन, सो पावर जनरेशन की इकोनॉमिक्स कहती है कि द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है पर यूनिट, उसकी जो कॉस्ट इवेलुएट कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे कि इस प्रोसेस को या इस आर्ट को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन. और अगर हम लोड कर्व एंड सिलेक्शन ऑफ जनरेटिंग यूनिट, अगर लोड कर्व का यूज़ देखें तो इसका सबसे बड़ा यूज़ है जनरेटिंग यूनिट को सेलेक्ट करने में, यानी आप कितने जनरेटिंग यूनिट सेलेक्ट कर रहे हो. सो द नेचर ऑफ द लोड ऑन अ पावर स्टेशन डायनेमिक और इनफ्रिक्वेंटली कांस्टेंट, जनरली क्या है चेंजिंग नेचर का है. सो अ सिंगल जनरेटिंग यूनिट दैट इज अल्टरनेटर विल नॉट बी एबल टू इकोनॉमिकली प्रोवाइड द पावर टू द लोड स्टेशन, या हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली ये पावर प्रोवाइड नहीं कर सकता है. सो उस सिचुएशन में क्या होगा, हम लोड को शेयर कराएंगे मल्टीपल जनरेटर्स पे. तो लोड कर्व यहीं पे हमें हेल्प करता है, लोड ड्यूरेशन कर्व, कि हम कितने मल्टीपल यूनिट को सेलेक्ट करेंगे. सो इन एक्चुअल प्रैक्टिस अ नंबर ऑफ जनरेटिंग यूनिट ऑफ अ डिफरेंट साइज आर इंस्टॉल इन अ पावर स्टेशन. किसी भी पावर स्टेशन में हम मल्टीपल जो साइज़ के जनरेटिंग स्टेशन है बेसिकली हम उसी को चूज़ करते हैं और उनके पैरेलल ऑपरेशन के बेसिस पे उसका इकोनॉमिक ऑपरेशन करते हैं. सो बाय सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट साइज ऑफ जनरेटर and the generation level during the different loading condition provides the efficient station operation. जब हम बात करते हैं मल्टीपल जनरेटिंग यूनिट का तो वहाँ पर दो क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ जनरेटिंग यूनिट्स आर रिक्वायर्ड फर्स्ट थिंग, एंड व्हाट विल बी द जनरेशन लेवल ऑफ इंडिविजुअल जनरेटर्स. तो यहाँ पर दो क्वेश्चन जो हैं इनका आंसर हमें मिलता है कि हम कितने नंबर ऑफ जनरेटिंग यूनिट सेलेक्ट करेंगे किसी भी लोड कर्व को फुलफिल करने के लिए, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए. लोड कर्व क्या है, लोड कर्व इज बेसिकली it is a loading pattern on any substation or any station, power station.
तो पावर स्टेशन का जो लोड कर्व है वो उसमें कितने नंबर ऑफ यूनिट की हमें रिक्वायरमेंट होगी और हर एक इंडिविजुअल का जनरेशन लेवल को हम इसके हेल्प से एनालाइज कर सकते हैं. सो नाउ क्वेश्चन इज वाई सिंगल जनरेटिंग यूनिट इज इनसफिशिएंट टू फुलफिल द डायनामिक लोड डिमांड. क्वेश्चन ये है कि हमारा एक सिंगल यूनिट क्यों इनसफिशिएंट है इस डायनामिक लोड डिमांड को फुलफिल करने के लिए. तो अगर हम इसका आंसर देना चाहें, सो द आंसर इज व्हाट, इट इज बिकॉज अ सिंगल यूनिट will have very poor efficiency during the period of light load on a power station. जनरली मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर हम एक ही जनरेटर प्रेफर करें, इफ़ वी आर प्रेफरिंग द ओनली सिंगल जनरेटर to fulfill or to cater the demand of a consumer or demand of a load station. So what happen when they impose a light load or the less load on a generating station or the power station, then your generator efficiency will be affected. Generator efficiency affected होगी और वो down होगी, reduce होगी, और low efficient अगर generating unit होगी तो obviously it is a unfortunate or unfaithful economic burden on your entire system. इसीलिए हम चाहते हैं कि मैक्सिमम जनरेटिंग स्टेशन मैक्सिमम एफिशिएंसी पे ऑपरेट हों. सो दैट इज़ द मेन रीज़न. सो नाउ फॉर एग्जांपल हम कई तरह से जनरेटिंग यूनिट को सेलेक्ट कर सकते हैं. हाउ, सपोज लेट दिस वन इज़ आवर लोड कर्व. हमारा ये जो फिगर है वो एक लोड कर्व दे रहा है. नाउ हमारा जो टारगेट है उसके लिए नंबर ऑफ जनरेटिंग यूनिट को सेलेक्ट करना. अभी हम कह रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट कि एक हमारा बेस लोड है, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज़ योर बेस लोड. तो हम कह सकते हैं कि एक जनरेटर G1 है जिसको हम यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं एज ए बेस लोड. नाउ द सेकेंड पार्ट अप टू द 300 मेगावाट विल बी कैटर्ड बाय द जनरेटर 2. तो हमने यहाँ पर जनरेटर 2 को प्लेस कर दिया एंड द ओनली द रेस्ट पार्ट विच इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द पीक आवर टाइम. तो हमने जनरेटर नंबर 4 से इसको कैटर कर दिया. So generator G1, G2 and G4 all are the three generator having the different generating capacity. G1 का 100 मेगावाट है, G2 200 मेगावाट and G3 is also having a 200 मेगावाट but the time duration is less one. तो एक पैटर्न ये हो सकता है. Apart from that there is a one another opportunity. You will install a one 200 megawatt capacity plant as a G1. Then again G2 having the 2 times you will operate here. During time period this period, then again in this period you again operate the G2 generator, and for catering the highest peak demand of 100 megawatt you are connecting the G4 generator here. So this kind of thing may be possible. Third possibility is what, you having a one generator of 100 megawatt G1, then again 100 megawatt G2, though both are operating in a parallel manner. At the same time you have a one generating station generating unit G3 which is operated in as a intermittent loading situations, और एक हमारा लास्ट है G4 जो सिर्फ पीक को कैटर कर रहा है. जैसा कि मैं थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट की डिस्कशन में हमने कहा था कि जो डीजल प्लांट होते हैं और जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट होते हैं, some of the hydroelectric power plant and diesel power plants they are working as a only to fulfill the peak demand. तो इस टाइम पे हम ऐसे जनरेटिंग स्टेशंस को प्रेफर करते हैं. सो दैट इज़ अ क्राइटेरिया. नाउ क्वेश्चन विच वन इज़ अ मोस्ट सूटेबल. तो अभी हमें हर जनरेटर की एफिशिएंसी उसके थ्रू गिवन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट है हर एक जनरेटर का वो इवेल्युएट करेंगे. तो जो मोस्ट इकोनॉमिकल वे होगा उसी जनरेटिंग को नंबर को और उसी जनरेटिंग लेवल ऑफ जनरेशन को ही हम कंसीडर करेंगे अपने शेयरिंग के लिए, यानी लोड की शेयरिंग के लिए. सो दैट इज़ द वन थिंग. सो वी रिक्वायर द सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन फॉर दिस वन. सो नाउ व्हाट विल बी द appropriate generator size and schedule. So this will be obtained through the optimization of generation size and scheduling. तो पावर सिस्टम में एक पावर सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन एक टर्म आता है जहाँ पर इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं कि हाउ बाय यूजिंग द ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट कि नंबर ऑफ ऑप्टिमल नंबर ऑफ जनरेटिंग यूनिट्स एंड देयर साइज. सो दैट इज़ अ फ्यूचर एस्पेक्ट ऑफ योर दिस सब्जेक्ट. कि आप चाहें तो इस सब्जेक्ट के फ्यूचर एस्पेक्ट के तौर पे इस पॉइंट को हैंडल कर सकते हैं. नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर सिलेक्शन ऑफ यूनिट की अगर हम बात करें, सो द नंबर एंड साइज ऑफ यूनिट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली फिट टू द एनुअल लोड कर्व, यानी लोड कर्व को फुलफिल करना चाहिए. कैपेसिटी ऑफ यूनिट शुड बी डिफरेंट टू मीट द लोड रिक्वायरमेंट. अलग अलग कैपेसिटी का हो फिर भी वो
क्या होंगे, डिमांड को मीट करें। हाउएवर आइडेंटिकल यूनिट गिव मोर इकोनॉमिकल, जितने आइडेंटिकल यूनिट होंगे सेम कैपेसिटी के, जैसे मैंने कहा था 100 के कई सारे आपने लिया, सो दैट विल बी मोर इकोनॉमिकल। द कैपेसिटी ऑफ प्लांट शुड बी मेड 15 to 20% मोर देन द मैक्सिमम डिमांड। जो टोटल इंटायर कैपेसिटी है वो 15 से 20% ज़्यादा होना चाहिए मैक्सिमम डिमांड के। देयर शुड बी अ स्पेयर जनरेटिंग यूनिट so the repair and overhauling will be possible. You always having a one generating unit in a backup, and then tendency of to select a large number of unit a smaller capacity in order to fit the load curve very accurately should be avoided. बहुत accurate आप लेना avoid करें, it is because the investment cost of the kilowatt of a capacity increase as the size of in unit decreases. So these are the some important point related to your selection of unit. इम्पॉर्टेंस अगर हम हाई लोड फैक्टर्स की बात करें तो मैंने पहले भी बोला लोड फैक्टर क्या करता है, अगर आपका बहुत हाई लोड फैक्टर है तो ये रिड्यूस करेगा कॉस्ट पर यूनिट जनरेटेड कॉस्ट को आपको रिड्यूस करेगा, और साथ साथ क्या है आपका रिड्यूस वेरिएबल लोड प्रॉब्लम, क्योंकि हाई लोड फैक्टर मीन्स मोर फ्लैटन लोड कर्व, और जितना फ्लैटन होगा ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट ऑफ जनरेटेड यूनिट भी कम हो जाएगी, और वेरिएबल लोड का जो प्रॉब्लम है उससे एसोसिएटेड वो भी आपको कम होगा. So that is one of the another major point in your this discussion, what are the importance of the high load factor. So always power practitioners are trying to get the higher load factor on any power plant. So now here we are going to solve just a small numerical problem. Just see that whether a power station have given a data group A of generator providing the 200 kilowatt between the this period 8 to 6, group B provide between the 6 to 10, and group C provide in between 50 to 6 kilowatt in between 6 to 10 am, and group D provide the 10 kilowatt between the 10 am to 6 am, and then between means 2 times it will provide the power to the load curve. So the it required to plot a load daily means load duration curve or load curve, and then calculate the diversity factor, unit generated per day, and load factor. So this is a simple question. So first of all we would like we would require to make a tabular represent the entire thing in a tabular form. So as you can see here group 1 A, B, C, D, then their timings are mentioned here, and which time which will be provide the power. So according to that you can calculate that the total load on a power station by the individual generator can be calculated as a 100 kilowatt, 150, 350, 300 and 100 kilowatt. So that is the known as a load pattern given in a load curve. Now on the basis of this we can plot a load curve, this one load in this one, and time duration. So in hourly pattern we can plot the entire load curve, and on the basis of this load curve we can evaluate the maximum demand is what 350, sum of the total individual demand means individual demand we have to sum it. So it's a 450. So diversity factor is what sum of maximum demand upon maximum demand factor. So what it will be a 1.286. Similarly unit generated we can directly put into the formula. So we can get the total kilowatt hour is this one, average load is equal to here. So the load factor will be 54.8%. So this is a basic question, basic type of numerical problem which is generally asked related to this topic. So I hope all the topic what we have covered here it will be useful, and it can be it will provide a common understanding or the basic understanding towards the load curve and the concept of the load duration curve and its utilization. These are the some prescribed book, and I hope means you can go with this these books which is referred here, and it can and try to solve some more numerical problem based on the load curve and associated factor. Thank you.